हेलो एवरीवन, दिस इज एकता रस्तोगी एंड वेलकम बैक टू अपनी अध्ययनशाला। ईएमआरएस के टीजीटी पीजीटी, अकाउंटेंट के और यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी के लिए हम कर रहे हैं 1000 एमसीक्यू सीरीज, जो कि पीवाईक्यू है बेसिकली, जिसमें से हम कर चुके हैं 1000 में से 250 क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन पेपर हम लगा चुके हैं, आज ये तीसरा पेपर है। तीसरा हम करने वाले हैं केवीएस का पेपर। केवीएस का जो 23 में ही पेपर हुआ है 17 फरवरी को। आपके लिए करना जरूरी क्यों हो जाता है? क्योंकि आप ये देखिए, ईएमआरएस का जो सिलेबस है पूरी तरह से सेम है केवीएस के सिलेबस के जैसे। और कराने वाला कौन है? सीबीएसई ही एग्जाम को कराने वाली है, जो आपके केवीएस के एग्जाम्स को भी करवाती है। तो पेपर का पैटर्न बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन पुराने पेपर्स को देखकर आप अपनी तैयारी करें, क्योंकि एमआरएस का पेपर तो आप ये पहली बार हो रहा है ऐसे, तो उसके लिए तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं मिल पाएंगे। तो क्वेश्चंस की तैयारी हम कर सकते हैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस, जो कि आपके केवीएस के हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स हैं, एनवीएस का है या और अदर एग्जामिनेशंस पेपर हैं, उनसे तैयारी करके हम अपने एमसीक्यू से तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने केवीएस के पेपर को। ठीक है, चलिए। Which of the following is the measure of success of a business enterprises? एक व्यवसाय उपक्रम की सफलता का मापक निम्न में से कौन सा है? क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स यानी ग्राहक का सृजन करना, सेल्स ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादों का विक्रय करना, ग्रोथ रेट यानी समृद्धि दर, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट यानी उत्पादों का मूल्य। समझिए इस चीज को, देखिए जो व्यवसायिक उपक्रम है उसकी सफलता को आप किस चीज से माप सकते हैं? उसको आप माप सकते हैं उसकी समृद्धि दर से, यानी ग्रोथ रेट से। जो ग्रोथ रेट आप एक बार निकाल लेते हो उससे ही पता चलता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे भी आप कंपैरिजन उसका कर सकते हो। तो इस तरह से आपकी ग्रोथ रेट होती है जो मेजर करती है सक्सेस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। ठीक है, राइट क्वेश्चन, राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट पे चलते हैं। बैंकिंग रिलेट्स टू, बैंकिंग का संबंध है किससे? गवर्नमेंट सेक्टर से, सर्विस सेक्टर से, प्राइमरी सेक्टर से या सेकेंडरी सेक्टर से? सरकारी क्षेत्र से, सेवा क्षेत्र से, प्राथमिक क्षेत्र से या द्वितीयक क्षेत्र से? देखिए बैंकिंग रिलेट करता है आपका सर्विस सेक्टर से। कैसे, जरा देखते देखिए। जो बिजनेस एक्टिविटीज होती है ना आपकी, बिजनेस एक्टिविटीज वो डिवाइडेड होती हैं आपकी इंडस्ट्रीज में और कॉमर्स में, राइट? तो इंडस्ट्रीज में भी आपके आ जाते हैं एक तो प्राइमरी सेक्टर, एक आता है सेकेंडरी सेक्टर, एक आता है टर्शरी सेक्टर। ये जो टर्शरी सेक्टर होता है ना, इसी को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर। यानी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को जो असिस्ट करने वाले हैं यानी सर्विस प्रोवाइड करने वाले कौन है? आपके टर्शरी सेक्टर होता है। ये सर्विसेज कौन कौन सी होती है? जैसे बैंकिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, ट्रांसपोर्ट है, आपका वेयर हाउसिंग है। ठीक है, ये सारी जो होती है सर्विसेज होती है, जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को। ठीक, तो बैंकिंग क्या हुआ? आपका सर्विस सेक्टर हुआ, राइट? नेक्स्ट पे चलते हैं। Which among the following contributes maximum to the GDP? निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद में अधिकतम योगदान करता है? इसमें आपका प्राइमरी सेक्टर करता है, सेकेंडरी सेक्टर करता है, सर्विस सेक्टर करता है या फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र? बताइए आप इसमें से। देखिए जो आपका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है जीडीपी में वो है आपका सर्विस सेक्टर। ठीक है, कौन करता है सबसे ज्यादा? सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, निम्न का मिलान कीजिए। रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ टाइम, रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ प्लेस एंड रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। देखिए आपके जो बिजनेस में कुछ रिस्क होते हैं या कुछ प्लेस की प्रॉब्लम होती है या टाइम की प्रॉब्लम होती है, नॉलेज की प्रॉब्लम होती है, इन सब बाधाओं को कौन दूर करता है? ये कुछ सर्विसेज हैं जो पूरी कर देती हैं। ठीक है, जो दूर कर देती हैं। तो कौन कौन सी, किसको, कौन सी बाधा को दूर करती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसको देख लेते हैं जरा। देखिए, रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, नॉलेज की यानी कि ज्ञान की जो बाधा है उसको दूर कर देता है आपका एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट करने से आपको जानकारी मिल जाती है उस प्रोडक्ट की, तो ये क्या है? ये बाधा खत्म हो जाती है इससे। ठीक, फिर दूसरी है आपकी समय की बाधा, यानी कि रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ टाइम, टाइम की आपकी पूरी कर देता है वेयर हाउसिंग। क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या बनते ही हैं चीजें जो हैं
ऐसे टाइम पे बन जाती हैं, उनका कंजम्पशन बाद में होना होता है। तो इतने टाइम के लिए आप उसको कहीं रखोगे तो रखने का जो टाइम का जो प्रॉब्लम है, वो बाधा है, वो पूरी कौन करता है? वो खत्म कर देता है आपका वेयर हाउसिंग। ठीक, फिर आपकी आती है बाधा किस चीज की? प्लेस की। अब कोई चीज बन तो जयपुर में रही है बट बिकती वो कहाँ है? दिल्ली में बिकती है। तो प्लेस की हिंड्रेंस यानी बाधा को दूर करता है कौन? आपका ट्रांसपोर्ट। प्लेस की कौन करता है? ट्रांसपोर्ट कर देता है। और रिस्क, जैसे कि आपके बिजनेस में बहुत सारे रिस्क होते हैं, उन रिस्क के लिए क्या कराया जाता है? इंश्योरेंस कराया जाता है। तो रिस्क की बाधा को दूर कर देता है इंश्योरेंस। तो क्या इसका आंसर बनता है? ए, बी, ए और डी। ए डी वाला आंसर देख लीजिए, ए डी बन जाता है आपका फर्स्ट। ठीक है, 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज, संयुक्त हिंदू परिवार में कर्ता का दायित्व होता है कैसा? अनलिमिटेड होता है भाई, असीमित होता है। कैसा होता है? असीमित होता है। क्योंकि और जो मेंबर होते हैं कर्ता की फैमिली के, बाकी उनका जो होता है वो लिमिटेड होता है। अनलिमिटेड का मतलब यह है, अगर मान लिया बिजनेस में कोई लॉस हो रहा है तो उसकी पूर्ति जो करता है वो अपनी पर्सनल जो उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम से है उसको भी पे, उससे भी अपनी पूर्ति करेगा, उसकी पे करेगा। बट जो मेंबर हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इसका मतलब ये है कि वो लोग लिमिटेड लायबल बन जाते हैं। जितना पैसा उन्होंने बिजनेस में लगाया है उतने के लिए ही हकदार हैं, बस उतनी की ही पूर्ति करेंगे वो लॉस की। ठीक है, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है, जो एल्डेस्ट वन होता है ना फैमिली का, वो होता है कर्ता। ठीक, और ये गवर्न होती है आपकी हिंदू लॉ के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following principle is followed in a cooperative society? देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है कॉमन वेलफेयर के लिए बनती है, कॉमन पर्पस के लिए बनती हैं। यानी जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, उनके मेंबर की वेलफेयर के लिए बनाया जाता है। इसमें जो है आप इसको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो रूल होता है ना, एक प्रिंसिपल होता है, वो क्या होता है? 1 मैन 1 वोट। यानी कि एक व्यक्ति का एक ही वोट है, चाहे उसने कैपिटल कितनी भी लगाई हो। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर बन जाता है 2। नेक्स्ट भी चलते हैं। देख लीजिए, ये क्वेश्चन जो है ना ईएमआरएस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे अकाउंटेंट की भर्ती के लिए हो या टीजीटी पीजीटी के लिए हो। तो क्योंकि वहां पर सेम और सेम सिलेबस है बिल्कुल ईवीएस के जैसा, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसी लेवल के क्वेश्चन आपको मिलने वाले पेपर में। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी आर मेंशन इन इट्स, कंपनी के उद्देश्य का उल्लेख होता है उसके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी समामेलन के प्रमाण पत्र में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी पार्षद सीमा नियम में, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यानी व्यवसाय प्रारंभ करने के प्रमाण पत्र में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी पार्षद अंतर नियम में। देखिए, इसका कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होते हैं, जिसमें एक ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, उसमें सारे ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं कंपनी के लिए। ठीक है, और ये लाइफ गिविंग सर्टिफिकेट होता है आपका बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए। ठीक, तो पार्षद सीमा नियम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, Which one of the following has a bigger functional scope? निम्नलिखित में से किसका क्रियात्मक क्षेत्र बड़ा है? देखिए, बैंकिंग का, इंश्योरेंस का, ट्रेड का या कॉमर्स का? जरा समझिए। देखिए, कॉमर्स के बारे में हमने पढ़ा था, चलिए शुरू से देख लेते हैं। एक होती है आपकी, क्या होती है? ह्यूमन एक्टिविटी। पढ़ा होगा आपने बिजनेस स्टडीज में, ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं जो कि 2 टाइप की होती है। कैसी होती है? एक तो होती है इकोनॉमिक, ठीक है, एक होती है नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, ओके। इकोनॉमिक वाली जो होती है वो फर्दर 3 पार्ट में बढ़ जाती हैं। कौन सी? एक तो बिजनेस पढ़ा होगा आपने, एक पढ़ा होगा आपने प्रोफेशन, एक पढ़ा होगा आपने एम्प्लॉयमेंट। राइट, ठीक है। अब ये बिजनेस जो है, बिजनेस एक्टिविटीज, ये बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो अपनी आगे फर्दर और बढ़ जाती हैं। कैसे? इंडस्ट्रीज में, जो अभी मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में, इंडस्ट्रीज और कॉमर्स में। इंडस्ट्रीज भी 3 टाइप की हो गई आपकी। कैसी? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। टर्शरी यानी कि जो सर्विस वाली है। और ये आपके जो कॉमर्स होता है, कॉमर्स ये बटा होता है आपका ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यानी कि व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं। ठीक, तो आप यहां देखिए, आपको क्वेश्चन में दिया है बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रेड एंड कॉमर्स।
कॉमर्स है, कॉमर्स के अंदर तो आता है ट्रेड, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। इंश्योरेंस और बैंकिंग क्या होते हैं, ये व्यापार के क्या होते हैं, सहायक क्रियाएं होती हैं, यानी कि ये यहाँ भी आती है सर्विसेज में, और ये सहायक क्रियाओं में भी आती हैं सारी की सारी। कौन सी? बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये सब इसमें भी आती है। तो ये तो इसके अंदर आ रहा है, यानी वाइडर टर्म कौन सी बन जाती है आपकी? कॉमर्स बन जाती है। राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्टर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर इलेक्टेड बाय, किसी सार्वजनिक कंपनी के संचालक चुने जाते हैं किसके द्वारा? सार्वजनिक कंपनी के संचालक जो चुने जाते हैं वो आपके शेयर होल्डर्स के द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ गवर्नमेंट कंपनी what minimum proportion of the paid up capital must be held by the government? गवर्नमेंट के द्वारा यानी सरकारी कंपनी में प्रदत्त पूंजी का न्यूनतम कितना भाग सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से धारित किया जाना चाहिए? देखिए, एक गवर्नमेंट कंपनी कैसे बन जाती है? अगर किसी कंपनी में उसकी प्रदत्त पूंजी कितनी है? 50% है मिनिमम, ठीक है, ज्यादा तो कितनी भी हो सकती है, बट मिनिमम आपकी कितनी होनी चाहिए? 51%, ठीक। 51% की होल्डिंग आपके पास अगर है, सरकार के पास अगर है, तो वो क्या कहलाती है? आपकी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। राइट आंसर इज 3 यानी कि 51%। राइट, नेक्स्ट पे चलते, देखिए, वन मेंस कंट्रोल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, हु गिव दिस स्टेटमेंट? किसने ये स्टेटमेंट दिया है कि एक व्यक्ति का नियंत्रण विश्व में सर्वोत्तम है? एक व्यक्ति का नियंत्रण विश्व में सर्वोत्तम है। देखिए, ये एक स्टेटमेंट जो है एक की किसकी डेफिनेशन में दी गई है? ये WR बेसेट ने अपनी डेफिनेशन में ये स्टेटमेंट दी है। उनका कहना यह है कि एक व्यक्ति का नियंत्रण जो है विश्व में सर्वोत्तम है। अगर वो उसमें इतनी कैपेबिलिटी है, उसमें इतनी स्किल्स हैं कि वो संभाल सकता है सब चीजों को, तो वो क्या है? केवल एक व्यक्ति का ही नियंत्रण विश्व में सर्वोत्तम है। नेक्स्ट पे चलते, देखिए, What should be the minimum number of members in a private company? एक निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए? देखिए, निजी कंपनी जो है आपकी प्राइवेट कंपनी, जिसके प्राइवेट लिमिटेड आगे लिखा होता है ना, जिसकी आपकी जो पेडअप कैपिटल है वो 1 लाख होती है, ठीक है, और मिनिमम जो होते हैं आपके पर्सन इसमें वो होते हैं 2, और मैक्सिमम कितने होते हैं भाई? वो होते हैं 200, ठीक है। और पब्लिक कंपनी आपको पता है क्या? पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं, जरा बताओ। देखो, पब्लिक कंपनी में मिनिमम आपके 7 होते हैं और मैक्सिमम आपके अनलिमिटेड हो जाते हैं, ठीक है। ये याद रखना है, इससे क्वेश्चन हर बार बन रहा है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है कि मिनिमम कितने हैं और मैक्सिमम कितने हैं। कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को, इसलिए ये क्वेश्चन घुमा घुमा के आपको दे देते हैं, ठीक है। अब जो डायरेक्टर होते हैं आपके, डायरेक्टर आपका प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा मतलब 15 हो सकते हैं, 15 से ज्यादा नहीं रख सकते हो आप, ठीक है। ये जो है शेयर्स का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। शेयर को इशू करने के लिए प्राइवेट कंपनी क्या लोगों को इनवाइट नहीं कर सकती है, ठीक। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस होते हैं इसमें। तो राइट आंसर हमारे यहाँ बन जाता है 2, ठीक है। 2 होते हैं मिनिमम लोग, मिनिमम सदस्य। Which of the following is the oldest form of organizing public sector enterprises? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को स्थापित करने का प्राचीनतम स्वरूप निम्न में से कौन सा है? देखिए, जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को स्थापित करने का प्राचीनतम रूप पूछा है। प्राचीनतम रूप कौन सा है भाई? सबसे ज्यादा पुराना वाला, ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में सबसे पुराना है आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। ये जो डिपार्टमेंट है ना, ये डिपार्टमेंट एज अ डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री कहलाता है। ये मिनिस्ट्री के अंदर ही काम करता है, मिनिस्ट्री के कंट्रोल में रहता है। इससे कंट्रीब्यूशन जाता है आपका गवर्नमेंट के रेवेन्यू में, ठीक है। और ये अपने आप में सेल्फ मतलब इसकी लीगल एंटिटी अलग से नहीं होती है, सेपरेट नहीं होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पुरानी आपकी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है, इसमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा जैसे कि आपके ये रेलवेज हो गए, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है रेलवेज, और आपके हो गए डिफेंस, ठीक, डिफेंस, ठीक,
और इनके लिए जो फाइनेंस किया जाता है वो आपका बजट बनता है, जो एनुअल बजट उसमें से दिया जाता है। तो रेलवे फाइनेंस और इसी तरह से पोस्ट है, टेलीग्राफ है, ये सारी चीजें जो हो जाती हैं आपकी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स में आती हैं और बहुत पुरानी है, ओल्डेस्ट है। ठीक है, राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को मिलाइए। नेम ऑफ द बैंक, बैंक का नाम दे रखा है और ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे रखा है, स्थापना का वर्ष दे रखा है। चलिए आईसीआईसीआई बैंक को मिलाइए जरा, किससे मिलता है, कब स्थापना हुई थी आईसीआई बैंक की? हुई थी आपकी 1994 में। ठीक है, एक्सिस बैंक आपका नया ही है तो वो जाता है आपका 2009 में। पंजाब नेशनल बैंक काफी पुराना है, 1894 में बना था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब बच्चों को याद होगा कि 1955 में बना है। ठीक है, तो राइट आंसर बन जाता है हमारा डी, फिर सी, डी एंड सी, डी और सी वाला राइट आंसर है ये 4। ठीक है, डी सी बी ए। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन डज नॉट अप्लाई टू, प्रत्यासन सिद्धांत लागू नहीं होता है लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा में, मरीन इंश्योरेंस समुद्र बीमा में, फायर इंश्योरेंस अग्नि बीमा में, या जनरल इंश्योरेंस सामान्य बीमा में। देखिए समझिए, आपका जो सब्रोगेशन का प्रिंसिपल है ये उन कॉन्ट्रैक्ट पे लगता है जिन पर आपका इंडेमनिटी का लगता है। इंडेमनिटी का प्रिंसिपल लगता है आपकी जो जिन पर क्षतिपूर्ति दी जा सकती है। ठीक है, वो एक होता है, प्रॉमिस होता है कि आपको सिक्योरिटी ऑफ द लॉस, लॉस की सिक्योरिटी देते हैं आपको। तो उसमें क्या आपका लाइफ इंश्योरेंस के लिए इंडेमनिटी प्रिंसिपल यूज नहीं होता। तो लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर आपका सब्रोगेशन का प्रिंसिपल भी यूज नहीं होगा। सब्रोगेशन का मतलब होता है कि अगर आपने कॉम्पनसेशन ले लिया है किसी लॉस पर, तो उस प्रॉपर्टी पर आपका राइट नहीं रहेगा, वो राइट ट्रांसफर हो जाता है सीधा सीधा इंश्योरेंस कंपनी के पास। ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो यही होता है इसका मतलब सब्रोगेशन, यानी प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन का। तो ये किस में नहीं लगता है? लाइफ इंश्योरेंस में नहीं लग सकता भाई, कैसे लग जाएगा? कैसे प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर सकते हो, है ना? तो बाकी सब पे लगता है, मरीन पे लगता है, फायर पे लगता है, जनरल पे लगता है, लाइफ इंश्योरेंस पे नहीं लगता। नेक्स्ट पे चलते, देखो in which type of bank account the deposit in excess of a particular limit automatically gets converted into fixed deposit। किस प्रकार के बैंक खाते में एक विशेष सीमा से अधिक जमा यानी स्वतः स्थायी जमा में परिवर्तित हो जाती है? क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, स्थायी जमा खाता, टर्म डिपॉजिट अकाउंट, सावधि जमा खाता, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी आवर्ती जमा खाता, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट यानी कि बहुविकल्पीय जमा खाता। देखिए बहुविकल्पीय जमा खाता जो होता है ना, जिसको हम MOD अकाउंट भी कहते हैं, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, वो क्या होता है? उसमें ऐसा होता है जब एक विशेष सीमा के से अधिक ज्यादा आप जमा कर देते हो तो वो क्या कन्वर्ट हो जाती है आपकी फिक्स डिपॉजिट में। तो ये अकाउंट आपका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ वाला, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, ऑटोमेटिकली गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिक्स डिपॉजिट। नेक्स्ट पे चलते, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में क्या आपका सम्मिलित नहीं होता है? ठीक है, फायर इंश्योरेंस, अग्नि बीमा, मरीन इंश्योरेंस, समुद्री बीमा, फिडेलिटी इंश्योरेंस, निष्ठा बीमा, लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा। कौन सा है? देखिए देखिए जनरल वाला जो होता है वो अलग होता है, उसके अंदर आपके ये आ जाते हैं, जनरल में ये आ जाता है, ये आ जाता है, ये आ जाता है, बट लाइफ इंश्योरेंस अलग होता है। लाइफ इंश्योरेंस इसके अंदर नहीं आता है, इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता है। राइट आंसर इज लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट पे चलते, देखिए बिल ऑफ लैडिंग इज इशूड बाय, जहाजी बिल्टी जारी की जाती है किसके द्वारा? शिपिंग कंपनी के द्वारा, जहाजी कंपनी द्वारा, कैप्टन ऑफ द शिप, जहाज के कप्तान द्वारा, कस्टम ऑफिसर यानी कस्टम अधिकारी द्वारा, या एजेंट ऑफ द एक्सपोर्टर यानी निर्यातक के प्रतिनिधि द्वारा। किसके द्वारा होता है भाई? बिल ऑफ लेडिंग जो होता है वो आपका शिपिंग कंपनी के द्वारा जारी कराया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आपका यूपी टीजीटी में भी पूछा गया था और यहाँ भी पूछा गया है। ठीक, तो ये मत सोचिएगा ये क्वेश्चंस आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको सब जो लोग आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की कर रहे हो या अकाउंटेंट की कर रहे हो, सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए तो क्या आंसर हो जाता है हमारा? शिपिंग कंपनी। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए
द वर्ल्ड बैंक स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन, विश्व बैंक ने अपना प्रचालन प्रारंभ किया कब? जुलाई 1944 में, जून 1946 में, जून 1950 में, या अगस्त 1950 में? कब किया था? देखिए, आपका ये जो वर्ल्ड बैंक है और IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये दोनों के दोनों आपकी एक UN में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। किस जगह पे हुई थी? ब्रिटन वुड हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर जगह थी, वहां पर आपका ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसमें वहां पर बनाया गया 1944 में आपका IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों बनाए गए। ठीक है, वहां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ये दोनों चीजें बनाई गई। और इन्होंने जो वर्ल्ड बैंक है उसने काम करना कब शुरू किया? अपना जून 1946 से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जून 1946 से अपना काम करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट पे चलते देखिए, Which of the following is not regulated by the Competition Act 2002? जो कंपटीशन एक्ट है उसके द्वारा रेगुलेटेड नहीं होता है, तो कौन से रेगुलेटेड होते हैं पहले वो देख लेते हैं। देखिए, ठीक है, प्रेडेटरी प्राइसिंग आपका वायदा मूल्यन, ये इसके प्रोविजंस के रेगुलेशंस के अंदर आता है। अब्यूज ऑफ डोमिनेंट प्राइसिंग पोजीशन, ये भी आता है। मेडिकल नेग्लिजेंस, ये नहीं आता। चिकित्सीय लापरवाही आपका किसमें? कंपटीशन एक्ट में नहीं आता है। एंटी कंपिटिटिव एग्रीमेंट, ये भी आता है। ठीक है, राइट आंसर इज मेडिकल नेग्लिजेंस 3। नेक्स्ट पे चलते देखो, हु आर द प्राइमरी रिस्क बियरर ऑफ द कंपनी? कंपनी के प्राथमिक जोखिम वहनकर्ता कौन होते हैं? कौन होते हैं भाई? होते हैं आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि उनको तो भाई बेचारों को डिविडेंड भी फिक्स रेट से नहीं मिल रहा, उन्हें तो रिस्क है ना। प्रॉफिट होगा तो मिलेगा और सबको देने के बाद मिलेगा, वो भी आप डिबेंचर्स को दे दो पहले इंटरेस्ट, फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दो डिविडेंड, उसके बाद अगर बचेगा तब उनको मिलता है। किनको? इक्विटी शेयर होल्डर्स को कहा जाता है ओनर, बेचारों को मिलता कुछ नहीं है फिर। ठीक है, अगर प्रॉफिट हुआ तो बहुत सारा मिल सकता है, रिस्क है ना उनके साथ। तो रिस्क बियर कौन हो गए? सबसे ज्यादा आपके हो जाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स हो जाते हैं। ठीक है, समता अंशधारी। Which source of finance provides benefited tax? वित्त का कौन सा स्रोत कर लाभ उपलब्ध कराता है? डिबेंचर्स कराते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स कराते हैं, रिटेन अर्निंग कराती है, इक्विटी शेयर्स कराते हैं। देखिए, डिबेंचर्स कराते हैं क्योंकि डिबेंचर्स पे जो दिया जाता है वो इंटरेस्ट दिया जाता है। इंटरेस्ट होता है प्रॉफिट पे चार्ज, यानी कि आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको कंपनी को मतलब देना ही पड़ेगा इंटरेस्ट। ठीक है, और वो इंटरेस्ट जब आप प्रॉफिट में से घटा देते हो तो प्रॉफिट एक तरीके से कम हो गया, अब उस पर आप टैक्स दोगे, तो टैक्स के बर्डन को थोड़ा कम कर देता है। क्या कर देता है? डिबेंचर्स जो हैं वो आपके टैक्स के बर्डन्स को कम कर देते हैं। कहते हैं ना जो इंटरेस्ट होता है वो बिफोर टैक्स होता है। ठीक है, तो ये आपका जो बेनिफिट है टैक्स का वो किस पर मिलता है? डिबेंचर्स के इंटरेस्ट पे मिल जाता है, यानी ऋण पत्र पर मिल जाता है। नेक्स्ट पे चलते देखिए, ट्रेड क्रेडिट इज प्रोवाइडेड बाय, व्यापार उधार उपलब्ध कराया जाता है किसके द्वारा? कमर्शियल बैंक कराता है, सप्लायर कराता है, बायर देता है, या फिर आपका डेवलपमेंट बैंक देता है, विकास बैंक देता है। देखिए, आपको जो ट्रेड क्रेडिट मिलता है सप्लायर से मिलता है। जो बायर है अपने प्रोडक्शन के लिए माल को खरीदता है, ठीक है, माल खरीदता है किससे? सप्लायर से। अब वो सप्लायर जो है वो उसको उधार पे देता है, इसी को बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। क्या बोलते हैं? व्यापार उधार। ठीक, आपका कौन देता है? सप्लायर देता है, आपूर्तिकर्ता द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट पे चलते देखिए, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बिकेम ऑपरेशनल इन द ईयर, भारतीय यूनिट ट्रस्ट जिस वर्ष में कार्यरत हुआ वह है, क्या है? 1964 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, कब आया था यूटीआई? कब आया था आपका? 1964 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर, किस साल में आया था भाई? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका आया था 1986 में। ठीक है, पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1986 में आया है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, आई होप यू लाइक द सेशन. If you like the session, please like, share, subscribe the channel, and thank you so much for watching.